आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं कवि, लेखक, कहानीकार, उपन्यासकार, पत्रकार श्री नरेश मेहता जी का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं और उनकी साहित्यिक विशेषताएं लेकर। तो आइए सर्वप्रथम उनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। नरेश मेहता जी का जन्म 15 फरवरी सन 1922 को मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। आप ध्यान रखिएगा कि एक शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में भी है। तो नरेश मेहता जी का जन्म मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। इनके पिता गुजराती ब्राह्मण थे और इनको पदवी मिली थी मेहता, और उसी पदवी के कारण इनके साथ भी मेहता शब्द प्रयोग किया गया। नरेश मेहता इस तरह से लिखा जाता है, कहा भी जाता है। तो यदि इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन में हुई। इसके बाद इनकी उच्च शिक्षा काशी विश्वविद्यालय में हुई। सन 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन पूरे चरम पर था और स्वतंत्रता आंदोलन बड़ी तेज गति से पूरे देश में प्रसारित हो रहा था, तब ये छात्र नेता भी रहे और इन्होंने छात्रों का नेतृत्व किया स्वतंत्रता संग्राम में। इसके बाद वे काशी आए और वहाँ उन्होंने अपने गुरु के रूप में केशव प्रसाद मिश्र जी को पाया और उन्होंने साहित्य लिखने में केशव प्रसाद मिश्र जी से बहुत कुछ गुरु के रूप में ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने लेखन कार्य तो वो करते ही रहे, साथ ही साथ ऑल इंडिया में नौकरी भी की। लेकिन जैसा कि प्रायः अधिकतर साहित्यकारों के साथ होता है, कोई भी नौकरी उन्हें ज़्यादा दिनों तक पसंद नहीं आती है और वे बंधन में नहीं रह पाए हैं। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि अधिक दिनों तक ये ऑल इंडिया की नौकरी में नहीं रहे और उससे उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद स्वतंत्र रूप से लेखन का कार्य ये करने लगे। इसके बाद वे उज्जैन गए, वहाँ एक प्रेमचंद सृजन पीठ एक संस्था थी। उस प्रेमचंद सृजन पीठ नामक संस्था के ये निर्देशक बने और वहीं उज्जैन में ही ये रहने लगे। स्वतंत्र लेखन कार्य तो ये साथ साथ कर ही रहे थे और लगभग 43 जो अनमोल रचनाएं हैं वो इन्होंने हिंदी साहित्य को दी हैं। इसके साथ ही इन्हें सन 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला और वह ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें इनके साहित्य में, हिंदी साहित्य में समस्त योगदान के लिए मिला। इसके अतिरिक्त उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, जो कि इनकी कृति अरण्या, उस अरण्या नामक कृति पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1988 में मिला। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उसके बाद क्रम से यह भी एक बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो दोनों ही पुरस्कार नरेश मेहता जी को मिले। सन 2000 में 22 नवंबर सन 2000 को यह महान जो रचनाकार नरेश मेहता जी यह हमारे बीच नहीं रहे। तो यह था कुछ उनका संक्षिप्त सा जीवन परिचय। अब हम उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मेहता जी ने साहित्य की लगभग अधिकतर विधाओं में रचनाएं की हैं, चाहे इसमें आप कविताएं लें, कहानियाँ, उपन्यास, इसके अतिरिक्त यात्रा वृतांत, तो लगभग सभी विधाओं में मेहता जी ने अपनी कलम चलाई है। उनके उपन्यास भी बड़े ही चर्चित हुए।
और उनके काव्य ग्रंथ और कविताएं तो चर्चित हुई ही। तो सबसे पहले हम उनके काव्य ग्रंथों के काव्य रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, कविताओं के बारे में चर्चा करेंगे। कविताओं में पहले हम उनके खंड काव्यों की चर्चा करते हैं। उनका पहला और मेरे ख्याल से जो कि सबसे प्रसिद्ध भी हुआ और अब भी ये एक तरह से कह सकते हैं कि नरेश मेहता जी की ख्याति का, उनकी प्रसिद्धि का पर्याय ही बन चुका है। इसका नाम है संशय की एक रात और ये 1954 में इन्होंने लिखा। और जो ये संशय की एक रात है, यह एक पौराणिक कथा को आधार बनाकर लिखा गया खंड काव्य है और इसमें उस बात का वर्णन है कि श्री राम सागर पर पुल बनाने से पहले, जब वे लंका पर आक्रमण करने के लिए पुल बनाना चाहते थे समुद्र पर, तो समुद्र पर पुल बनाने से जो पहले वाली रात थी, उस रात में श्री राम क्या सोचते हैं। अब देखिए उन्होंने किस प्रकार से एक पौराणिक कथा में नयापन भरा है और उसमें मानवता के प्रश्नों को भी उठाया है, उसमें राजनीति को भी नसीहत दी है। श्री राम सोचते हैं कि मैं एक सीता के लिए इतना बड़ा नरसंहार करने जा रहा हूँ, क्योंकि रावण सीता को बिना युद्ध के तो लौटाएगा नहीं और यदि युद्ध हुआ तो एक सीता के लिए इतना अधिक नरसंहार होगा, इतने निर्दोष लोग मारे जाएंगे। तो इस तरह उनका मन इस तरह की दुविधा में था, लेकिन वहाँ उपस्थित जो उनके साथी थे या उनकी सेना में या उनके मित्र जो थे, उन सब ने यह कहा कि श्री राम, आप यह केवल सीता के लिए नहीं कर रहे हैं, अपितु समस्त मानव जाति के लिए कर रहे हैं। इससे समस्त मानव जाति का कल्याण होगा, संपूर्ण प्रजा का कल्याण होगा, तब राम का संशय दूर होता है। तो यह एक ऐसा भी संदेश देने वाला खंड काव्य है जिसमें यह बात सामने आती है कि पूरी मानवता का जिसमें भला हो, पूरी मानवता का जिसमें कल्याण हो, वह कार्य ही सर्वोत्तम कार्य होता है। तो इस तरह से ये पुरानी कथा है, उसमें नयापन नरेश मेहता जी ने इसमें सृजित किया है। तो यह बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ, संशय की एक रात, इसे आप अवश्य याद रखें। एक उनका खंड काव्य है महाप्रस्थान। और जिस प्रकार से जो हमने संशय की एक रात खंड काव्य की बात की कि वह श्री राम की जो कथा है उस पर आधारित, उसको एक नयापन देने का, नए अर्थ देने का जो कार्य है वो नरेश मेहता जी ने इस खंड काव्य में किया है। इसी प्रकार से महाप्रस्थान भी महाभारत की कथा से जुड़ा हुआ है और महाप्रस्थान महाभारत की उस कथा संदर्भ पर आधारित है जिसमें राजा युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों सहित हिमालय की यात्रा करते हैं और राजकाज वे सब छोड़कर हिमालय की तरफ चले जाते हैं। और किस प्रकार से ये सब आप जानते ही हैं कि धीरे धीरे उनका शरीर जो है वो सभी शरीर छोड़ते रहते हैं। हिमालय तक जाते जाते केवल राजा युधिष्ठिर ही स्वर्ग तक पहुंच पाते हैं, तब तक उनकी भी एक उंगली गल गई थी। ये सब प्रसंग आप जानते हैं। तो उस समय महाप्रस्थान करते समय राजा युधिष्ठिर के मन में क्या क्या बातें चल रही थी, वे क्या सोच रहे थे कि युद्ध जो है वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। युद्ध से चाहे भले ही कोई व्यक्ति किसी भूमि पर अधिकार कर ले, लेकिन उससे सभी की हानि ही होती है और अंत में विजय किसी की भी नहीं होती, बल्कि युद्ध से मानवता ही हारती है और मानव विजयी नहीं होता, अपितु मानवता हारती है। तो युद्ध के बाद ये बात बहुत से कवियों ने उठाई है। रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त इत्यादि बहुत से लेखकों ने इस बात पर काव्य लिखे हैं कि युद्ध के बाद राजा युधिष्ठिर की क्या स्थिति थी। वे संतुष्ट नहीं थे युद्ध के बाद की स्थितियों से और वे भी बहुत दुखी थे कि जिस प्रकार का नरसंहार हुआ था। तो इन प्रश्नों को
नरेश मेहता जी ने महाप्रस्थान नामक खंड काव्य में उठाया है। इसके बाद इनका एक और जो खंड काव्य प्रकाशित हुआ उसका नाम है शबरी, और शबरी के बारे में आप जानते ही हैं। उस कथा को भी नए संदर्भों में नरेश मेहता जी ने प्रस्तुत किया है। इसके बाद प्रवाद पर्व, यह भी एक इनका खंड काव्य था, और प्रवाद पर्व में जो जिसको हम उत्तर रामचरित कहते हैं या रामचरितमानस का उत्तर कांड कहते हैं, जहाँ श्री राम सीता को वन में भेज देते हैं, उस सब कथा का वर्णन है। तो उसमें जो रामायण के रामचरितमानस के पात्र हैं, उन पात्रों को आधुनिक बोध, यानी नरेश मेहता जी का जो समय है उस समय बोध के अनुसार चित्रित करने का काम इन्होंने प्रवाद पर्व में किया है। यह लगता है कि जो प्रवाद पर्व के जो पौराणिक पात्र हैं, भले ही वे पौराणिक हैं, लेकिन यह लगता है कि वे आधुनिक युग बोध से युक्त हैं। वो इस तरह के, जिस तरह से तुलसीदास की रामचरितमानस है, उस तरह के पात्र हमें नज़र नहीं आते हैं, बल्कि कुछ आधुनिकता लिए हुए, कुछ नयापन लिए हुए, और जो आधुनिक समस्याएं थी, उस समय के जो प्रश्न थे, उन प्रश्नों को उठाते हुए वे पात्र दिखाई देते हैं। तो इस तरह से उनका ये प्रवाद पर्व नामक खंड काव्य है। यह तो थे उनके खंड काव्य। इसके बाद उनके उपन्यासों की चर्चा करते हैं। उनका प्रथम जो उपन्यास है वह है डूबते मस्तूल। तो जिस प्रकार से उनका प्रथम खंड काव्य बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ, संशय की एक रात, वैसे ही उनका यह जो उपन्यास है डूबते मस्तूल, यह भी बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, और यह अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके बारे में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि उनका प्रथम उपन्यास कौन सा था। और यह डूबते मस्तूल बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ, और इसमें स्त्री की व्यथा और स्त्री जो जीवन है उसका चित्रण इसमें मिलता है। इसकी प्रमुख पात्र का नाम रंजना है। उसके माध्यम से इन्होंने स्त्री जीवन की व्यथा का चित्रण डूबते मस्तूल नामक उपन्यास में किया है। इसके बाद जो इनका दूसरा उपन्यास आया वह है यह पथ बंधु था। यह पथ बंधु था, और इस उपन्यास में उन्होंने एक आदर्शवादी दंपति की कथा का चित्रण किया है कि किस प्रकार से वो आदर्शवादी हैं और किस प्रकार से उनके जीवन में समस्याएं आती हैं, और वे किस प्रकार से, अब आप आदर्शवाद और यथार्थवाद इन दोनों में अंतर समझिए कि आदर्शवाद तो यह कहता है, उस बारे में बताता है कि क्या होना चाहिए, और यथार्थवाद कहता है कि जो वास्तव में स्थिति है उसका चित्रण करता है। तो ये दोनों ही आदर्शवादी दंपति हैं, और किस प्रकार से इनका जीवन चलता है ये सब उसमें वर्णित है। इसके बाद इनका एक और उपन्यास जो है उसका नाम है नदी यशस्वी है। नदी यशस्वी है। इस उपन्यास में उन्होंने एक किशोर बालक के वो किस प्रकार से अपने जीवन को विकसित करता है, उस तरह की कथा का वर्णन किया है, या हम ये कह सकते हैं कि किशोरावस्था का चित्रण इस उपन्यास में मिलता है। और इसके बाद इनका एक और उपन्यास है प्रथम फाल्गुन। इसमें दो युवक युवतियों की प्रेम कथा का वर्णन है प्रथम फाल्गुन में। इसके बाद एक और इनका उपन्यास है उत्तर कथा। तो इस प्रकार से इनके ये कुछ प्रमुख उपन्यास रहे। और जो इनके काव्य ग्रंथ जो कि बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए, मैंने चर्चा की थी कि अरण्या एक इनका काव्य ग्रंथ है जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। इसके अतिरिक्त जो इनके प्रमुख काव्य संग्रह रहे हैं उनके नाम हैं वन पाखी, बोलने दो चीड़ को, उत्सवा, मेरा समर्पित एकांत और देखना एक दिन। तो ये कुछ उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। इसके बाद हम उनकी कहानियों के बारे में जान लेते हैं।
उनके तीन प्रमुख कहानियाँ हमें देखने को मिलती हैं। एक समर्पित महिला, तथापि और जल सागर, ये तीन इनकी प्रमुख कहानियाँ हम देखते हैं। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। इनके दो प्रमुख नाटक रहे सुबह के घंटे और खंडित यात्राएं। इन्होंने एकांकी भी लिखी जिसका नाम है स्नोबर के फूल। तो इनकी एकांकी का नाम है स्नोबर के फूल। मेहता जी ने संस्मरण भी लिखे। इनके एक संस्मरण का नाम है काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व। गजानन माधव मुक्तिबोध से संबंधित इन्होंने एक संस्मरण लिखा, मुक्तिबोध एक अवधूत। इस शीर्षक से उन्होंने मुक्तिबोध पर भी एक संस्मरण लिखा। प्रयोगवादी महनीय कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय पर भी इन्होंने एक संस्मरण लिखा, शब्द पुरुष अज्ञेय। इस शीर्षक से उन्होंने यह संस्मरण लिखा और ये अज्ञेय जी के दूसरा सप्तक पे भी सम्मिलित थे। हम जानते हैं कि अज्ञेय जी ने 4 सप्तकों का संपादन किया था, तो दूसरा सप्तक में नरेश मेहता जी भी उन कवियों में सम्मिलित थे। तो जो दूसरा सप्तक में जिनको अज्ञेय जी ने संपादित किया था। नरेश मेहता जी ने संपादन का कार्य भी किया, पत्रिकाओं का संपादन भी किया। चौथा संसार, यह तो एक दैनिक पत्र था जिसका संपादन मेहता जी ने किया। इसके अतिरिक्त एक साहित्यिक पत्रिका जिसका नाम था कृति नामक साहित्यिक पत्रिका का संपादन भी नरेश मेहता जी ने किया। तो ये उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी। अब हम उनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। तो जहाँ तक नरेश मेहता जी की साहित्यिक विशेषताओं का प्रश्न है, तो क्योंकि वे प्रयोगवाद के कवि माने जाते हैं, प्रयोगधर्मी कवि माने जाते हैं, तो उनकी कविताओं में भी बहुत सी वही विशेषताएं मिलती हैं जो प्रयोगवादी कवियों में भी मिलती हैं। तो हम एक एक करके उनकी विशेषताएं देखते हैं। उनकी कविताओं की पहली विशेषता है आधुनिक युगबोध के कवि, कि वो जो है, जो उनके आसपास घटनाएं हो रही थी, आधुनिक बोध का मतलब है, युगबोध का मतलब है कि जो उस समय का युग है, आधुनिक युग है, उसका बोध, उसकी समझ उनको थी और उसकी समझ को उन्होंने अपनी कविताओं में भी उतारा है। यदि उनकी कविताएं पढ़ेंगे तो उस समय की जो समझ है कि उस समय की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, वो सभी आधुनिक युग की सभी विशेषताओं को उनकी कविताओं में देखा जा सकता है। और जैसा कि पहले बताया था कि जो उन्होंने पौराणिक पात्र भी लिए हैं, किसी पौराणिक कथा का प्रसंग भी लिया है, उसे भी नया आधुनिक स्पर्श, आधुनिक युगबोध का स्पर्श उन्होंने दिया है। इसके कारण उसमें भी जो आधुनिक युग की समस्याएं हैं, विशेषताएं हैं, जटिलताएं हैं, वे सब उभर कर सामने आई हैं। जैसे महाप्रस्थान जो उन्होंने खंड काव्य की रचना की, तो क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध तभी समाप्त ही हुआ था और उसके बाद विश्व में कुछ ऐसे हालात बने थे युद्ध के, और तो इसमें उन्होंने युद्ध की विभीषिका पर चर्चा की है, जो कि उस समय के आधुनिक बोध से संबंधित ही था, आधुनिक युग बोध से ही संबंधित था। इसके अतिरिक्त जो उन्होंने एक खंड काव्य लिखा प्रवाद पर्व, उस प्रवाद पर्व में भी उन्होंने जो रामचरितमानस के पात्र हैं, रामायण के पात्र हैं, उन रामायण के पात्रों को आधुनिक रूप में दर्शाया है। वे वही पुराने रामायण और रामचरितमानस के पात्र हमें दृष्टिगोचर नहीं होते, अपितु नए आधुनिक युगबोध के साथ वे हमें इनके प्रवाद पर्व में दिखाई देते हैं। हम जानते हैं कि जो 1975-76 में जिस आपातकाल का हमारे देश ने सामना किया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में, तो उस समय
लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बहुत हनन हुआ था, लोगों को बोलने तक की आज़ादी नहीं थी। तो यह एक आधुनिक युगबोध था और इस आधुनिक युगबोध को उन्होंने प्रवाद पर्व नामक अपने खंड काव्य में स्थान दिया है। और जो राम चरितमानस के जो पात्र थे वे अब आधुनिक युगबोध के पात्र बनकर इन्हीं प्रश्नों को उठा रहे हैं। उनका मानना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को होना चाहिए और अभिव्यक्ति यानी अपने विचार प्रकट करने की जो आज़ादी है उसको कभी भी समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, चाहे शासन किसी का भी हो, राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो। तो इस प्रकार से उन्होंने आधुनिक युगबोध को अपनी कविताओं में उतारा है। उनके काव्य की कविताओं की दूसरी विशेषता है मानवतावाद। मानवतावाद राष्ट्रवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद इन सबसे बढ़कर होता है, संप्रदायवाद इत्यादि इन सबसे बढ़कर होता है। और मानवतावाद का यही अर्थ है कि किसी एक राष्ट्र के बंधन में ना होकर, किसी एक धर्म, किसी एक जाति, किसी एक संप्रदाय के बंधन में ना होकर जो व्यक्ति पूरी मानव जाति के विकास की बात करता है और सभी की बराबरी की बात करता है उसे ही मानवतावाद कहा जाता है। और नरेश मेहता जी की कविताओं में मानवतावाद के दर्शन होते हैं। उनके अनुसार कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं है और संपूर्ण मानव जाति एक है और उसी मानवता का विकास होना चाहिए। एक संकीर्ण राष्ट्रवाद तथा किसी प्रकार के क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद इत्यादि में उलझकर उस मानव जाति के विकास में बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। एक जगह उन्होंने लिखा भी है, अधिपति होने का अर्थ, अधिपति अर्थात राजा, कि अधिपति होने का अर्थ राजा तो है पर राष्ट्र नहीं। कि कोई व्यक्ति यदि राजा बन जाए किसी देश का, चाहे वो लोकतंत्र के माध्यम से हो या राजतंत्र के माध्यम से हो, तो वह राजा भले ही बन जाए, शासक भले ही बन जाए, लेकिन वह पूरा राष्ट्र नहीं हो सकता। पूरे राष्ट्र में तो देश के सभी नागरिक सम्मिलित हैं। किसी एक व्यक्ति को पूरा राष्ट्र नहीं माना जा सकता और ना ही पूरा राष्ट्र उसे मानना भी चाहिए। जिस दिन ऐसा मान लिया जाएगा यह इतिहास की सबसे गलत परंपरा होगी। तो इस प्रकार की बातें उन्होंने अपनी कविताओं में की है कि जिस दिन ऐसा मान लिया जाएगा कि कोई एक व्यक्ति ही पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और वह कहता है कि मैं ही देश हूँ, मैं ही राष्ट्र हूँ और मैं ही विश्व हूँ, तो इतिहास की वह सबसे बड़ी गलती होगी। जिस प्रकार से जर्मनी में हिटलर ने किया था, वह स्वयं को ही जर्मनी मानता था और उसका मानना था कि उससे ही जर्मनी है, बल्कि यह नहीं मानता था कि जर्मनी उससे है। अब यदि भारत में कोई ये कहने लगे कि हमसे हिंदुस्तान है, हमसे भारत है, तो वह बहुत बड़ी भूल होगी। अपितु होना तो ऐसा चाहिए कि हिंदुस्तान से हम है, हमारा अस्तित्व भी इस देश से है, न कि हमसे इस देश का अस्तित्व है। तो इस प्रकार की बातें, मानवतावाद की बातें कि हम संकीर्ण राष्ट्रवाद से, जातिवाद से ऊपर उठें और संपूर्ण मानवता के दर्शन करें और उसी मानवता के विकास के लिए तत्पर रहें। उनके खंड काव्य प्रवाद पर्व में एक प्रसंग आता है और प्रसंग वही हमारा जाना पहचाना है, जिसमें राम सीता को वन में भेजते हैं, लेकिन जब राम ने सीता को वन में भेजने का प्रस्ताव किया या उसके बारे में कहा, तो लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इत्यादि बड़े ही क्रोधित हुए और वे चाहते थे कि उस धोबी का वध कर दिया जाए जिसने सीता के चरित्र पर उंगली उठाई। तब राम देखिए क्या कहते हैं, यह भी एक बड़ी ही देखने की चीज़ है और उस समय भी ये बड़ा साहस का काम था कि मेहता जी ने ऐसी बात लिखी।
राम कहते हैं कि उस धोबी को वहां से निकालना या उसका वध करना वह अनधिकार चेष्टा है, कि वह हमारे अधिकार से बाहर है, ऐसी चेष्टा है, वह अनधिकार चेष्टा है, केवल इसलिए कि उसने सीता के चरित्र पर उंगली उठाई है। यदि वह ऐसा ही दोष किसी अनाम नारी पर लगाता तो राज्य की यह आतुरता, यह कर्मठता केवल सीता या हमारे लिए ही क्यों? हम देखिए, इन पंक्तियों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रवाद पर्व में जो नरेश मेहता जी ने जिन राम के मुख से यह बात कहलवाई है, उनका मानना है कि जो न्याय सामान्य जनता के लिए होता है, सामान्य जनता के संबंध में होता है, वही न्याय राजा के लिए भी होना चाहिए। और न्याय की कसौटी व्यक्ति का सामान्य होना या राजा होना नहीं होना चाहिए, जैसा कि हम आजकल सामान्य रूप से देखते भी हैं कि जो प्रभावशाली लोग हैं वो चाहे कुछ भी अन्याय करें, कुछ भी अपराध करें और वे बच निकलते हैं। लेकिन ये कहा भी जाता है कि न्याय व्यवस्था और जो कोर्ट न्यायालय हैं वे सब तो केवल सामान्य व्यक्ति के लिए, कानून तो सामान्य व्यक्ति के लिए ही है, और जो प्रभावशाली वर्ग हैं वे तो उससे बच निकलते हैं। साफ साफ यही बात उन्होंने राम के माध्यम से इन शब्दों के द्वारा कहलवाई है। भारतीय संस्कृति से प्रभावित, तीसरी विशेषता हम देखेंगे इनकी कि भारतीय संस्कृति से प्रभावित। अब नरेश मेहता जी भारतीय संस्कृति से प्रभावित हैं, भले ही उन पर साम्यवाद का प्रभाव पड़ा, क्योंकि उस समय साम्यवाद जो है अपने ठीक ठाक रूप में था, उसका रूप इतना अधिक विकृत नहीं हुआ था, और वो सबकी बराबरी की बात भी करता था और मानवतावाद की बात भी साम्यवाद करता था, और बहुत से लोग प्रभावित भी हुए थे साम्यवाद से उस समय। नरेश मेहता जी भी साम्यवाद से प्रभावित थे, लेकिन फिर भी वो भारतीय संस्कृति को अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ मानते थे और उन पर बहुत अधिक प्रभाव था भारतीय संस्कृति का। वो जो भारतीय संस्कृति की एक अन्यतम विशेषता, जिसको हम अहिंसा के नाम से जानते हैं, उस अहिंसा से बहुत प्रभावित थे। और ये तो बात सत्य भी है, सिद्ध भी है कि भारतीय संस्कृति में अहिंसा का बहुत अधिक महत्व रहा है। और उस समय तो महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाकर अहिंसा को बहुत ऊंचे स्थान पर ला दिया था। तो मेहता जी का मानना था कि जिस प्रकार से और संस्कृतियां हिंसा की तरफ ही बढ़ रही हैं, वे युद्ध इत्यादि में विश्वास रखते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति जो है वो हिंसा के मार्ग से अहिंसा की तरफ अग्रसर हो रही है। और ये लगता था उन्हें कि यह जो है भारतीय संस्कृति की अन्यतम विशेषता है। और अन्य जो कवि थे, जयशंकर प्रसाद इत्यादि, उन्होंने भी भारत की अहिंसा की जो भावना है, उस अहिंसा की भावना को अपनी कविताओं में उतारा। जैसे जयशंकर प्रसाद जी ने कहा था कि विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। तो जो लोहा की विजय यानी कि शस्त्रों के द्वारा प्राप्त की गई विजय को वे भी एक अच्छी विजय नहीं मानते थे, अपितु जो सत्य से और अहिंसा के बल पर जो विजय प्राप्त की जाए उसी विजय को वास्तविक विजय मानते थे। और मेहता जी ने भी एक जगह लिखा है, मैं सत्य चाहता हूँ, युद्ध से भी नहीं, खड्ग से भी नहीं, मानव का मानव से सत्य चाहता हूँ। मेहता जी ने एक जगह यह भी लिखा है कि भले ही शस्त्र से किए हुए युद्ध समाप्त हो जाएं, लेकिन उस युद्ध का प्रभाव बहुत लंबे काल तक रहता है और मानव के मन में वह युद्ध हमेशा ही चलता रहता है। जैसे हम देखते हैं कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग किया, लेकिन मानवता के मन में जो संघर्ष उत्पन्न हुआ उससे, वो बाद में चाहे आप शीत युद्ध के रूप में देखें
या बहुत से देशों ने परमाणु हथियारों की होड़ में आकर बहुत अधिक परमाणु बमों का निर्माण भी किया, या जापान के उन्हीं दोनों शहरों में उस बम का जो प्रभाव हम विकिरण के रूप में देखते हैं, लोग उससे प्रभावित होते रहे, इस रूप में भी उसका प्रभाव देखा जा सकता है। तो यह बात भी मेहता जी अपनी कविताओं में उठाते हैं। युद्ध क्या ऐसे ही होते समाप्त, जब शस्त्रों से ये शेष कर दिए जाते हैं। युद्ध स्थल में तब अंतः स्थल में युद्ध स्थल हो, जीवन भर चलते रहते हैं। यानी कि जब युद्ध स्थल में युद्ध समाप्त हो जाते हैं, तब अंतः स्थल ही युद्ध स्थल बन जाता है और वहाँ जीवन भर वह युद्ध चलता रहता है। तो उन्होंने भारतीय संस्कृति की इस अन्यतम विशेषता जो कि अहिंसा है, और अहिंसा परमो धर्मः हमारा नारा भी रहा है, तो उस की विशेषता को, उस भारतीय संस्कृति की विशेषता को इन्होंने अपनी कविताओं में उठाया है। साथ ही भारतीय संस्कृति के जो पर्व त्योहार इत्यादि हैं, इनका भी चित्रण उन्होंने अपनी कविताओं में, अपने उपन्यासों में, अपनी रचनाओं में किया है। उनके काव्य की या उनकी रचनाओं की जो एक और विशेषता मिलती है, वह है प्रकृति चित्रण। कोई भी कवि स्वयं को प्रकृति का चित्रण करने से, उसके सौंदर्य का चित्रण करने से रोक नहीं सकता है, और मेहता जी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। प्रकृति का उन्होंने बहुत ही अनुपम चित्रण किया है। चाहे वह महाप्रस्थान में जब युधिष्ठिर हिमालय पर्वत की चढ़ाई कर रहे थे, तो हिमालय पर्वत पर जो भी प्रकृति उपस्थित है उसकी सुंदरता का चित्रण करना हो, या फिर प्रकृति चित्रण से संबंधित अन्य कविताएं लिखने की बात हो, और जो अरण्या जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, उसमें प्रकृति चित्रण की बात हो, बोलने दो चीड़ को, इस कविता में प्रकृति चित्रण की बात हो, चाहे उनकी कविता वन पाखी सुनो यह हो, इन सब में प्रकृति का अनुपम और विलक्षण चित्रण हमें देखने को मिलता है। हम इनके एक दो उदाहरण देख सकते हैं प्रकृति चित्रण के। हिमालय के आंगन में समीप में लगा बरसने स्वर्ण, पिघलते हिमवानों के बीच खिल उठा दूब का वर्ण। तो ये इस प्रकार की उनका प्रकृति चित्रण रहा है। हम उनकी एक कविता देखते हैं, मंत्र भाषा और गंध। इसमें भी उन्होंने यही बात कही है कि जिस प्रकार से हम कहते हैं कि वेद ऋचाएँ इतनी पवित्र होती हैं, और हम केवल पुस्तकों में ही उन वेद ऋचाओं को ढूंढते रह जाते हैं, लेकिन प्रकृति में भी ये सब ऋचाएँ विद्यमान हैं। बस उनको देखने की आँख मनुष्य के पास होनी चाहिए, वह उस प्रकृति को अनुभव कर सके, उसकी सुंदरता को, उसकी पवित्रता को अनुभव कर सके, तो उसे अवश्य ही ये चीज़ें दिखाई देंगी। और एक मैंने उनका साक्षात्कार सुना था, उस साक्षात्कार में वे यह भी कहते हैं कि चाहे आपके घर के आगे जो लगा हुआ पेड़ है, हवा में उसका एक पत्ता हिल रहा है, वह पत्ता भी कुछ न कुछ संगीत सुना रहा है, या वह भी कुछ न कुछ ऐसी अभिव्यक्ति कर रहा है, जिसको सुनने के लिए, जिसकी क्रियाओं को देखने के लिए बस आपके पास वह ज्ञानेंद्रियां होनी चाहिए, आपके पास वह संवेदनाएं होनी चाहिए। तो प्रकृति से बहुत प्रभावित रहे हैं नरेश मेहता जी, और इसी बात को उन्होंने अपने कविताओं में, अपने उपन्यासों में चित्रित भी किया है। हम एक और उदाहरण देखते हैं। कैसा है यह मुहूर्त, आकाश के पूर्व शिखरों पर खड़ा, प्रत्यूष दक्षिण व्रत शंख फूंक रहा है। हिमालय पर्वत पर उपस्थित हिम नदी, जिसको हम ग्लेशियर कहते हैं, उनकी सुंदरता से संबंधित उनकी दो पंक्तियां देखिए। व्याघ्र सरीखे से चौकन्ने,
हिमनद सतर्क हो रेंग रहे थे सन्नाटे में। यह था नरेश मेहता जी का प्रकृति चित्रण। अब हम उनके काव्यगत विशेषताओं में अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं, जिसको हम सामाजिकता के नाम से कह सकते हैं। सामाजिकता का अर्थ है समाज से जुड़ा होना, और यह कोई नई बात नहीं है। साहित्य को समाज का दर्पण कहा ही जाता है कि समाज में जो कुछ घटता है, जैसा समाज होता है, वही साहित्य में प्रतिबिंबित होता है, साहित्य में भी वही दिखाई देता है। दूसरी तरफ साहित्य भी समाज को एक दिशा प्रदान करता है, तो दोनों का अन्यतम संबंध है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं और प्रभावित भी होते हैं। तो नरेश मेहता जी के रचनाओं में भी, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जो आधुनिक बोध है उसका चित्रण तो मिलता ही है कि किस प्रकार का समाज था, और समाज ही आधुनिक होता है। तो वो जो आधुनिकता बोध था समाज की, चाहे वे समस्याएं हों या फिर हम कह सकते हैं कि जो दलित समस्या, स्त्री समस्या, इस प्रकार की जो, चाहे वो राजनीति से संबंधित समस्याएं हों या फिर जो शहरी मध्य वर्ग से संबंधित समस्याएं हों, इन सभी समस्याओं पर मेहता जी की दृष्टि भी थी, और वे इनके रचनाओं में भी मुखरित हुई हैं, रचनाओं में भी परिलक्षित हुई हैं ये सभी समाज की समस्याएं। एक उदाहरण देखते हैं। लोमड़ियों की तरह चालाक आकाश, झूठे प्यासे सा एक शहर, फटे विज्ञापन सी एक शाम। उनके उपन्यासों में विशेष रूप से जो सामाजिक समस्याएं हैं वे परिलक्षित हुई हैं, और समाज से जुड़ा हुआ साहित्य उन्होंने लिखा है। जो युद्ध के संबंध में हम महाप्रस्थान और प्रवाद पर्व इत्यादि, संशय की एक रात में जो प्रश्न देखते हैं, वे भी समाज से ही जुड़े हुए हैं। उस समय के जो युद्ध की स्थितियां बनी हुई थी उनसे ही संबंधित हैं। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिकता भी नरेश मेहता जी की एक प्रमुख काव्यगत विशेषता है। एक उदाहरण हम देखते हैं। यदि मानवीय प्रश्नों का उत्तर केवल युद्ध है तो, खड्ग है तो, लो समर्पित है तुम्हें, मुझे ऐसी जय नहीं चाहिए। तो युधिष्ठिर के मन में आए हुए ये भाव युद्ध की विभीषिका और युद्ध के प्रति उनके मन में उठे हुए नकार को ही प्रदर्शित करते हैं। मेहता जी के अगली काव्यगत विशेषता है प्रेम की अभिव्यक्ति। प्रयोगवाद के बहुत से कवियों ने अपने काव्य में अपनी निजी अभिव्यक्ति, निजी प्रेम की अभिव्यक्ति की है, और लेकिन मेहता जी के काव्य में, मेहता जी की रचनाओं में उनके प्रेम की इतनी अधिक अभिव्यक्ति नहीं मिलती, वह कम मात्रा में ही मिलती है। लेकिन जहाँ भी मिलती है बड़ी ही स्वाभाविक प्रेमाभिव्यक्ति उनकी मिलती है। उनका जो प्रेम है वह छायावादी कवियों की भांति सूक्ष्म भी नहीं है, जिसको हम रोमांटिक भी कह देते हैं, उस तरह का प्रेम भी नहीं है, अपितु उनका जो प्रेम है बहुत ही एक व्यावहारिक और साथ ही कह सकते हैं कि स्वाभाविक प्रेम है। उनकी कविताओं में, उनके काव्य में उनके जो एक बचपन का जो प्रेम था, पहला प्रेम जिसे हम कहते हैं, उस पहले प्रेम में जो उनको विफलता मिली उसका चित्रण हमें दिखाई देता है, क्योंकि जिससे वो पहला प्रेम करते थे वह कुछ दिनों के बाद शरीर त्याग दिया था उन्होंने। तो उस की टीस भी इनके कविताओं में मिलती है। हाँ, इतना अवश्य है कि इनके काव्य में, इनकी रचनाओं में
प्रेम चित्रण उतना अधिक नहीं है जितना प्रयोगवाद के अन्य कवियों की कविताओं में प्रेम का चित्रण देखने को मिलता है। एक उदाहरण हम देखते हैं। तुम यहाँ बैठी हुई थी उस दिन, सेब सी बन लाल, चिकने चीड़ सी वह बाँह, अपनी टेक पृथ्वी पर यहाँ। इस पेड़ जड़ पर बैठ मेरी राह में इस धूप में, बह गया वह नीर जिसको पदों से तुमने छुआ था। हमें यह दिखाई देता है कि वे जीवन भर अपने पहले प्रेम को नहीं भूले, वह उन्हें याद ही रहा और उसकी स्मृति में उनकी कुछ कविताएं, यदि हम उनकी कविताओं को पढ़ें तो उसकी स्मृति में उनकी कुछ कविताएं हमें देखने को मिलती हैं। नरेश मेहता जी की काव्यगत विशेषताओं में जो अगली काव्यगत विशेषता है वह है मिथकों का नए संदर्भों में प्रयोग या पौराणिक कथाओं का नए संदर्भों में प्रयोग। इस पर हम बहुत सी चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार से महाभारत और रामायण की कथा का उन्होंने नए संदर्भों में प्रयोग किया है। मानवता के लिए उन्होंने नए प्रश्नों को इन संदर्भों के माध्यम से, इन पौराणिक संदर्भों के माध्यम से उठाया है। तो यह भी उनके एक प्रमुख काव्यगत विशेषता रही है। इसके बाद हम मेहता जी की भाषा शैली के बारे में चर्चा करेंगे। भाषा तो उनकी प्रमुख रूप से खड़ी बोली ही है और तत्सम शब्दों की अधिक प्रधानता उनके कविताओं में नहीं मिलती है। कहीं कहीं मिलती है प्रसंगानुसार, लेकिन उन्होंने जो जन सामान्य के नज़दीक जो भाषा होती है, आम बोलचाल की भाषा के जो नज़दीक की भाषा होती है, उसी प्रकार की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। और क्योंकि प्रयोगवादी कवि रहे हैं तो उनकी कविताओं में नए प्रतीक, नए बिंब इत्यादि का प्रयोग तो देखने को मिलता ही है कि सभी प्रयोगवादी कवि नए नए प्रतीकों, नए नए बिंबों का प्रयोग कर रहे थे। तो उन्होंने भी नए बिंब, नए प्रतीक और नए उपमानों का प्रयोग किया है। भाषा में उनकी मुहावरे और लोकोक्तियों इत्यादि का प्रयोग भी देखने को मिलता है। प्रतीकात्मकता उनकी भाषा में विद्यमान है। इंद्रिय बिंबों का प्रयोग भी उन्होंने किया है। जहाँ तक अलंकारों की बात है, जो प्रमुख अलंकार जिनके बारे में हम जानते हैं, अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, मानवीकरण इत्यादि अलंकारों का उन्होंने सफलतापूर्वक अपनी कविता में प्रयोग किया है। छंदों की जहाँ तक बात करते हैं तो उन्होंने नए और पुराने दोनों ही तरह के छंदों का अपनी कविता में प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से आज हमने प्रयोगवाद के एक श्रेष्ठ कवि और हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व योगदान देने वाले, एक अमूल्य योगदान देने वाले रचनाकार के बारे में चर्चा की है। आशा है आप सभी को नरेश मेहता जी के जीवन, उनकी रचनाओं, उनकी साहित्यिक विशेषताओं से संबंधित जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।